स्कूल के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। अपने हाथों में पिज्जा लिए प्रकाश गाड़ी से बाहर आता है। स्कूल के गार्ड से कहकर अपने बेटे निशांत से मिलने की इच्छा जताता है। साहब, आपको भला कौन रोक सकता है? निशांत पापा का क्लासरूम उधर ऊपर है, अब वहां चले जाइए। प्रकाश शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी गारमेंट, जूतों और ग्रोसरी की कई फैक्ट्रियां हैं। वो अपने बच्चों की हर इच्छा फौरन पूरी करता है। पिज्जा लेकर वो निशांत की क्लास में पहुंचता है। पिता के हाथ में पिज्जा के ढेर सारे पैकेट देखते ही निशांत खुशी से उछल पड़ता है। निशांत बेटा, आज तेरा लंच में पिज्जा खाने का मूड था ना? देख, मैं तेरे और तेरे दोस्तों के लिए पिज्जा लाया हूँ। हो पापा, थैंक यू सो मच। प्रकाश अपने बेटे निशांत के हाथ में पिज्जा के सारे पैकेट देता है। मिस्टर प्रकाश, ये हमारे स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ सभी बच्चों को अपने अपने घर से लंच लाना पड़ता है। आप निशांत को घर पर भी पिज्जा खिला सकते थे, और इतना सारा पिज्जा लाने की क्या जरूरत थी? निशांत ने आज स्कूल जाते हुए कहा था कि वो लंच में पिज्जा खाना चाहता है। भला मैं अपने बेटे की फरमाइश कैसे पूरी नहीं करता? मैं चाहता हूँ निशांत अपने दोस्तों के साथ पिज्जा एंजॉय करे। निशांत बेटा, खुद भी खाना और अपने यार दोस्तों को भी खिलाना। ओके, बाय। बाय पापा। लंच हो जाती है और निशांत अपने दोस्तों को पिज्जा पार्टी देता है। वाह यार, तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, हम सबके लिए पिज्जा लेकर आए। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो अपने सपने में भी जो सोचूं ना, पापा उसे पूरा कर देते हैं। प्रकाश के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा निशांत 10वीं क्लास में पढ़ता है और यशस्वी 8वीं में। प्रकाश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। फरमाइश होने से पहले ही वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। प्रकाश और यशस्वी दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन प्रकाश ने दोनों को स्कूल जाने के लिए गाड़ी दे रखी है। ड्राइवर दोनों बच्चों को गाड़ी से स्कूल पहुंचाया करता। पापा, आज मुझे स्कूल से आने में देर हो जाएगी, मुझे सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। ये ले बेटा 50,000 रुपया, और ये मेरा क्रेडिट कार्ड भी रख ले। गाड़ी की टंकी फुल करा के खूब घूमना और मस्त चिल करना। अपने दोस्तों को मेरी तरफ से खिलाना, पिलाना और शॉपिंग कराना। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा ऑफ दिस वर्ल्ड। यशस्वी अपनी गाड़ी में बैठकर स्कूल चली जाती है। ड्राइवर स्कूल खत्म होने तक वहीं उसका इंतजार करता है और छुट्टी के बाद वो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाती है। यशस्वी, ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, तू हमें यहाँ लेकर क्यों आई है? अरे तू चिंता क्यों करती है, मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए और अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया है। रेस्टोरेंट का पूरा बिल मैं भरूंगी, तू सिर्फ एंजॉय कर। यार तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, हमारे पापा हमें पैसे नहीं देते। रात का वक्त है। परिवार के सभी लोग साथ में खाना खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे हैं। माधुरी सबको खाना सर्व करती है। बहू, कितनी बार कहा है कि मेरी रोटी में घी मत लगा कर। माँ जी, बिना घी की सूखी रोटी कैसे खाई जाएगी? माँ, तुम थोड़ा शाही पनीर और लो ना। माधुरी, माँ की प्लेट में मिठाई क्यों नहीं है? तुमने माँ को मिठाई नहीं दी? अरे रोज रोज मुझसे मिठाई नहीं खाई जाती। दादी, खाने के बाद मीठा जरूर खाना चाहिए। हाँ दादी, उससे मुंह का स्वाद बना रहता है। मैं खाने के बाद मीठा सौंफ खा लूंगी, उससे मुंह का स्वाद भी बना रहेगा और हाजमा भी तंदुरुस्त रहेगा। माधुरी, मुझे थोड़ा हलवा और देना। सभी लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद बाहर से सबकी अपनी अपनी पसंद की कोल्ड ड्रिंक मंगवाई जाती है। पूरा परिवार कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेता है। निशांत के पापा, हमारा निशांत 16 साल का हो गया है। अगले साल वो 11वीं में चला जाएगा। उसके आगे की पढ़ाई के लिए आपने क्या सोचा है? माधुरी, एक बार निशांत को 12वीं पूरी कर लेने दो। मैं उसे इस दुनिया के सबसे अच्छे और महंगे कॉलेज में पढ़ाऊंगा। मैं निशांत को पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगा। मैंने तो उसके लिए वर्ल्ड टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट भी निकाल कर रखे हैं। प्रकाश और माधुरी ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। प्रकाश अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उनकी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी कर देता। एक दिन सुबह सुबह यशस्वी स्कूल के लिए लेट हो जाती है। माधुरी उसे उठाती है। यशस्वी बेटा, उठ जा बेटा, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? ओ माँ, आज मैं लेट हो गई, मेरी नींद ही नहीं खुली। सुबह जब मैंने घड़ी देखी तो 5 बज रहे थे, और फिर 5 मिनट की झपकी में ही 8 बज गए। तेरी नींद कैसे नहीं खुली बेटा? शायद तेरी घड़ी बहुत पुरानी हो गई है, इसीलिए वो सही टाइम नहीं बता पा रही है। आज स्कूल मत जा। चल, आज मैं तुझे नई घड़ी दिलाता हूँ। पुरानी घड़ी की बैटरी भी तो बदली जा सकती है। हर बार नई और महंगी चीजें खरीद कर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? माँ, मैं बच्चों के लिए ही तो कमा रहा हूँ। इनकी जरूरतें नहीं पूरी करूंगा तो मेरे कमाने का क्या फायदा? उस दिन
प्रकाश यशस्वी को महंगे मॉल में लेकर जाता है और उसे बेहद सुंदर महंगी घड़ी दिलाता है। थैंक यू पापा फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉच। पापा मेरे कपड़े भी पुराने हो गए, अगले महीने मुझे कुछ नए कपड़े दिला देना। अगले महीने का इंतजार क्यों करना बेटा, आज ही ले ले नए कपड़े। प्रकाश अपनी बेटी को महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े दिलाता है। यशस्वी अपने और अपनी दादी के लिए भी नए कपड़े लेती है। घर जाकर दादी देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, नए कपड़े। चलो जल्दी से नए कपड़े पहन कर दिखाओ। अरे मेरे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े हैं, मेरे लिए नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी। ओ दादी पुराने कपड़े हटाओ और नए पहनो। यशस्वी अपनी दादी को नए कपड़े पहनाकर उनकी तस्वीरें लेती है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है। निशांत अब 18वें साल में प्रवेश करने वाला था। हमारे निशांत का 18वां बर्थडे आने वाला है। इस बार बर्थडे का क्या प्लान है, कहाँ मनाओगे? घर पर ही पार्टी का इंतजाम कर दूं? घर पर नहीं, मेरे बेटे का 18वां बर्थडे मैं शानदार तरीके से मनाऊंगा। तुम देखना, इस बार मैं निशांत का ऐसा बर्थडे मनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। उससे कह दो कि अपने नए पुराने सारे दोस्तों को पार्टी में बुला ले। मेरे बेटे की 18वीं बर्थडे पार्टी यादगार होनी चाहिए। प्रकाश 10 दिन पहले से ही शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल को बेटे के बर्थडे के लिए बुक कर देता है। बर्थडे वाले दिन होटल को ऐसे सजाया जाता है जैसे वहां कोई शादी हो रही हो। बेटे के शानदार बर्थडे पार्टी में उसके दोस्तों के अलावा प्रकाश के दोस्त भी आते हैं। प्रकाश निशांत के लिए बहुत बड़ा केक मंगवाता है, जिसे देखकर उसके दोस्त दांतों तले उंगली दबा देते हैं। इतना बड़ा केक? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी रखा है। केक काटने के बाद वो मुझे सरप्राइज गिफ्ट देंगे। निशांत बेटा केक काटो। निशांत केक काटता है और सभी लोग केक खाते हैं। पार्टी में प्रकाश सरप्राइज गिफ्ट के रूप में सबके सामने निशांत से प्रॉमिस करता है। आज मैं अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार दिवाली के मौके पर मैं इसे स्विट्जरलैंड टूर की 2 टिकटें दूंगा। दिवाली के बाद निशांत अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ 1 सप्ताह के लिए स्विट्जरलैंड जाकर छुट्टियां मना सकता है। सभी गेस्ट तालियां बजाकर इनका स्वागत करते हैं। पार्टी में छोटे बड़े सब खूब एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी बच्चे निशांत के बेस्ट फ्रेंड रोहन से कहते हैं, यार तेरे तो मजे आ गए, तू निशांत के साथ स्विट्जरलैंड जाएगा, वो भी पूरे 1 सप्ताह के लिए। आखिर निशांत का बेस्ट फ्रेंड हूँ, कोई मामूली बात थोड़ी ना। सभी दोस्त सोचते हैं कि काश वो निशांत के बेस्ट फ्रेंड होते। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। निशांत सभी दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट देता है। निशांत इतना बड़ा रिटर्न गिफ्ट, इस डब्बे में क्या हो सकता है? अरे खोल कर देखना, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। मेरे पापा ने तुम सबके लिए सबसे महंगा रिटर्न गिफ्ट खरीदा है। बड़े बड़े गिफ्ट देकर निशांत के दोस्तों से सब्र नहीं होता और सभी अपना अपना रिटर्न गिफ्ट वहीं खोलकर देखने लगते हैं। किसी बच्चे के गिफ्ट में महंगे कपड़े, किसी के डब्बे में महंगी घड़ी, तो किसी को महंगा मोबाइल फोन मिलता है। निशांत तेरा रिटर्न गिफ्ट तो हमारे गिफ्ट से भी महंगा है, तू अपना गिफ्ट तो खोल, जरा देख अंकल ने तुझे क्या दिया है। निशांत अपना गिफ्ट अनपैक करता है। वाओ, आईफोन, अंकल ने तुझे आईफोन गिफ्ट किया, यू आर सो लकी यार। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। बच्चे अपनी पसंद की हर चीजें खुद खरीदने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। निशांत आज संडे है, चलना आज मूवी देखने चलते हैं और लंच भी बाहर ही करेंगे। दोनों भाई बहन तैयार होकर बाहर जाने लगते हैं। कहाँ चलती है तुम दोनों? हम मूवी देखने जा रहे हैं और लंच भी बाहर करेंगे। और घर में मैंने जो खाना बनाया है वो कौन खाएगा? माधुरी, जाने दो बच्चों को, अभी इनकी एंजॉय करने की उम्र है। ये लो बच्चों, मेरा डेबिट कार्ड, मूवी देखना, शॉपिंग करना और जो दिल करे वो खा कर आना। दोनों बच्चे चले जाते हैं। आपके लाड़ प्यार ने दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया है। अब वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनते। तुम भी तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। और तो मेरी कोई बात नहीं सुनता। तीनों हंसने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है। अब प्रकाश की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। उसका बिजनेस अचानक से डाउन होने लगता है। नई डील साइन होते होते रह जाती और पुरानी डीलें एक एक करके रद्द होने लगती है। एक दिन प्रकाश जब ऑफिस से घर आता है, वो काफी उदास होता है। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? प्रकाश माधुरी की किसी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाता है। उसकी चुप्पी माधुरी को परेशान कर रही थी। निशांत के पापा, आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते? मेरा दिल बैठा जा रहा है।
मुझे बताइए ना क्या बात है, आपको पहले कभी इस तरह उदास नहीं देखा। सब बर्बाद हो गया माधुरी, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पूना वाले क्लाइंट ने मेरी कंपनी से अपने सारे इन्वेस्टमेंट निकाली, इंदौर वाले क्लाइंट ने भी अपने हाथ खींच लिए, बोल रहा है पुराने ऑर्डर कैंसिल करके पैसे वापस कर दो। धीरे धीरे सारे क्लाइंट अपने ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, नए ऑर्डर नहीं मिल रहे। अगर ऐसा ही होता रहा तो जल्दी ही मैं दिवालिया हो जाऊंगा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्लाइंट से बात क्यों नहीं करते? शायद ये सब रुक जाए। मैंने बात की थी, मैंने आज सबके साथ मीटिंग बुलाई। सबने मीटिंग में यही बात कही कि उन्हें मुझसे भी कोई अच्छा डीलर मिल गया है जो कम कीमत पर ज्यादा मुनाफा दे रहा है। एक आध छोटे मोटे क्लाइंट को छोड़कर सब जा चुके हैं। ये सुनकर माधुरी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है अगर वो हिम्मत हार जाएगी तो प्रकाश को कौन संभालेगा। वो प्रकाश को समझाने की कोशिश करती है। निशांत के पापा, हिम्मत रखे, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ये तो जिंदगी का दस्तूर है। जिस तरह बुरा वक्त आया है उसी तरह चला भी जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह खुशियां हमारे घर लौट आएंगी। लेकिन प्रकाश उस दिन काफी मायूस होता है। रात को खाने की टेबल पर भी प्रकाश चुप चुप सा रहता है। बच्चे खाना एंजॉय करते हैं लेकिन प्रकाश सिर्फ 2 रोटी खाता है, वो भी बिना घी के। क्या बात है बेटा, आज तूने ठीक से खाना नहीं खाया? माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद हाजमा खराब है। पापा, मैं आपके लिए बाहर कुछ हल्का ऑर्डर कर दूं, बर्गर वगैरह? नहीं बेटा, मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो गया। लेकिन प्रकाश ने अपने बच्चों के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अगले ही दिन उसने अपने आप को संभाल लिया और बच्चों के सामने पहले की तरह खुश रहने लगा। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी प्रकाश अपने बच्चों की खुशियों में कोई कटौती नहीं करना चाहता था। वो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करना चाहता था। पापा, आपने कहा था अगले महीने मुझे नई गाड़ी दिलाएंगे। मैं अब पुरानी गाड़ी से स्कूल नहीं जाऊंगी। हम नई गाड़ी खरीदने कब जा रहे हैं? मेरे कपड़े और जूते भी पुराने हो गए, मुझे सब नया चाहिए। नई गाड़ी? आज ही चलो। हमारी बेटी को कौन सी गाड़ी चाहिए? मेरी बेटी जिस गाड़ी पर हाथ रख देगी वो उसकी हो जाएगी। चल तू भी तैयार हो जा, मैं भी आता हूँ। तुझे नई गाड़ी, नए कपड़े, नए जूते सब दिलाऊंगा। प्रकाश तैयार होने के लिए अपने कमरे में आता है। आपने यशस्वी को कह तो दिया कि उसे नई गाड़ी दिलाएंगे, लेकिन कहाँ से दिलाएंगे? हमारे पास पैसे कहाँ है? आप उसे मना क्यों नहीं कर देते? वो पुरानी गाड़ी में भी तो स्कूल जा सकती है। नहीं माधुरी, मैं यशस्वी को मना नहीं कर सकता। लोन ले लूंगा लेकिन अपनी बेटी को नई गाड़ी दिला कर रहूंगा। मैं मेरी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। प्रकाश यशस्वी को लेकर शोरूम में जाता है और उसे नई महंगी गाड़ी दिलाता है, जिसके लिए उसे बैंक से लोन लेना पड़ता है। वो उसे नए कपड़े, नए जूते सब दिलवाता है। यशस्वी अब नई गाड़ी से स्कूल जाने लगती है। पापा, मार्केट में आईफोन का नया मॉडल आ गया है, ये वाला मॉडल पुराना हो गया है। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स दिला दो ना। प्रकाश बाजार में पता करता है तो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल पूरे 1.5 लाख रुपए का होता है। उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोन लेकर अपनी इकलौते बेटे की ख्वाहिश पूरी करता है। इस तरह वो अपने बच्चों की हर जिद पूरी करता, लेकिन लोन लेकर। आप लोन लेकर बच्चों की जिद तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या सोचा है कि इतना कर्जा हम कैसे चुका पाएंगे? और अगर हम कर्जा नहीं चुका पाए तो क्या होगा? माधुरी, अगर मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उनकी सारी उम्मीदें मुझसे ही तो है। मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। बच्चे आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं, घूमने जाते, शॉपिंग करते हैं, लेकिन प्रकाश उन्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता। बच्चों के कहने से पहले ही वो उनके हाथ में पैसे रख देता। यहाँ तक कि उसने घर में भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार आता है। बच्चों के लिए नए कपड़े, घर की सजावट, खान पान, प्रकाश ने किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिवाली वाली रात, पापा, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? आपने मेरे 18वें बर्थडे पर प्रॉमिस किया था कि मुझे स्विट्जरलैंड की टूर की टिकटें देंगे, जहाँ से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन के साथ घूमने जा सकूंगा। हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। तो कहाँ है मेरी टिकट? निशांत बेटा, मैंने तुम्हारी और रोहन की टिकटें करवा ली है, लेकिन वो मेरे ऑफिस में ही रह गई है। कल मैं तुम्हें टिकटें जरूर ला कर दूंगा। ठीक है पापा, लेकिन कल भूलना मत, अपना प्रॉमिस तोड़ना मत। अरे निशांत बेटा, मुझे अच्छे से याद रहेगा। मैं कल पक्का टिकट लेकर आऊंगा। प्रकाश
निशांत से झूठ बोल देता है। दरअसल उसने कोई टिकट नहीं करवाई थी क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसके पुराने क्लाइंट्स उससे अपने पैसे मांग रहे थे। लोन चुकाने के लिए बार बार बैंक से कॉल आ रही थी। प्रकाश इन सारी मुसीबतों से अकेले जूझ रहा था। दिवाली की रात घर के सभी लोग पूजा करते हैं। उसके बाद चलो ना पापा, हम पटाखे छुड़ाने चलते हैं। याद है पिछली बार दिवाली पर हमने पूरी रात पटाखे छुड़ाए थे, इस बार भी वैसा ही करेंगे। प्रकाश बुझे मन से कहता है। नहीं बेटा, इस बार तुम लोग जाकर पटाखे छुड़ा लो, मेरा मूड नहीं है। चलो ना पापा, आपके बिना हम पटाखे कैसे छुड़ा सकते हैं। लेकिन प्रकाश यशस्वी को भी मना कर देता है। जाने तुझे क्या हो गया है प्रकाश, तू तो बच्चों के हर खुशियों में खुश होता था। आज दिवाली के दिन तुझे क्या हो गया? उनके साथ पटाखे छुड़ाने क्यों नहीं जा रहा? आज के दिन सब अपने अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, तू क्यों पीछे हट रहा है? ऐसी बात नहीं है माँ, ठीक है चलो चलता हूँ। बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। दोनों बच्चे माधुरी, जानकी और प्रकाश सभी घर के बाहर जाकर पटाखे छुड़ाने लगते हैं। सभी पटाखे छुड़ाने में बिजी होते हैं तो प्रकाश उनकी नजरें बचाकर कुछ ही महीनों के बाद, निशांत, यशस्वी, तुम दोनों की मदद से मेरा नया बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने सारे लोन भी चुका दिए। मेरे पापा सबसे बेस्ट पापा है। प्रकाश दोनों बच्चों को नई गाड़ी की चाबी देता है। ये तुम दोनों की नई गाड़ी की चाबी, तुम दोनों का गिफ्ट। धीरे धीरे घर में सब कुछ सामान्य हो जाता है। प्रकाश के परिवार के अच्छे दिन फिर से लौट आते हैं। निशांत पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है। इस घर में 3 बहुएं हैं। बड़ी बहू नमिता पेंटिंग में माहिर है, दूसरी बहू भाग्यश्री सिलाई कढ़ाई में एक्सपर्ट है और सबसे छोटी चंचल पढ़ाई लिखाई में तेज दिमाग रखती है। तीनों को लगता है कि वही सबसे बेस्ट है और इसी वजह से अक्सर बहस भी हो जाती है। एक दिन पड़ोस में रहने वाली अनुष्का, जो इन सबकी अच्छी दोस्त है, मिलने के लिए घर पर आती है। ओह माय गॉड नमिता, ये पेंटिंग तो कमाल है। यकीन मानो इसे किसी आर्ट गैलरी में रखा जाए तो लोग लाखों में खरीद लेंगे। हाँ मुझे पता है, टैलेंट मेरे अंदर ही तो है। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा खुला और भाग्यश्री अंदर आई। उसके हाथ में एक ड्रेस थी जो उसने अभी अभी सिलकर तैयार की थी। अनुष्का, ये देखो, मैंने खुद अपने हाथों से ये ड्रेस सिली है। ट्रेंडी है और किसी भी बुटीक की ड्रेस को टक्कर दे सकती है। वाह भाग्यश्री, तुम तो पूरी फैशन डिजाइनर हो यार। ड्रेस सच में बहुत खूबसूरत है। अरे ये सब तो ठीक है, पर आर्ट जैसी चीज का कोई मुकाबला ही नहीं है। ड्रेस तो हर कोई बना लेता है। लेकिन अच्छी ड्रेस हर कोई नहीं बना सकता जेठानी जी। अपने घर वालों के लिए अच्छे कपड़े तैयार करना, पैसे बचाना, स्टाइलिश दिखना, ये एक असली हुनर है। इतनी देर में चंचल भी अंदर आ गई। हाथ में एक सर्टिफिकेट था और चेहरे पर गर्व। तुम दोनों की बहस सुनकर हंसी आ रही है। ये देखो अनुष्का, परसों मुझे कंपनी ने अवार्ड दिया, मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का। चंचल, सच में तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। मुझे ना स्पेनिश सीखनी है। कुछ महीनों के बाद पति के साथ स्पेन जाने का प्लान है मेरा। तुम मुझे सिखाओगी क्या? तुम्हें तो स्पेनिश अच्छे से आती होगी ना? हाँ अनुष्का, बिल्कुल सिखा दूंगी यार। वैसे फिलहाल ना मैं अभी थोड़ी बहुत कोरियन भी सीख रही हूँ। अरे वो क्या हुआ ना, दूसरे ब्रांच वाली जो मैनेजर है ना मिस मेघा, उन्होंने बोला कि अगर मैं कोरियन सीख लूंगी तो मैं कोरियन क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकती हूँ। वाह चंचल, वेरी इम्प्रेसिव। हाँ, लेकिन आर्ट जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। इसमें एक सुकून है, नशा है और जुनून है। ड्रेस बनाना भी सबसे बड़ा टैलेंट है। सोचो कितनी मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। पता नहीं लोग इसे हल्के में क्यों लेते हैं। अरे ये आर्ट, ड्रेस बनाना वो सब ठीक है, लेकिन बिना पढ़ाई लिखाई और इंटेलिजेंस के कोई भी टैलेंट काम का नहीं है। तीनों बहुएं अपनी अपनी बात साबित करने में लगी थी। उनकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। ओहो, तुम लोग फिर से शुरू हो गई। क्यों हर बार बहस करती हो? तुम तीनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो ना यार। नहीं अनुष्का, मुझे नहीं पता। ये दोनों हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। अरे कौन ताने मारता है? आपको लगता है कि आप सबसे बड़ी आर्टिस्ट हो और तुम्हें लगता है कि ड्रेस ही दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है। अनुष्का बीच में पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर तीनों बहुओं का झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले पा रहा था। ठीक है, बहुत हो गया। मैं तुम सबके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, मूड थोड़ा हल्का हो जाएगा। अरे नहीं, मेहमान से कॉफी बनवाना अच्छा नहीं लगता। अरे यार, मैं कब से यहाँ की मेहमान बन गई? हाँ देखा अनुष्का, जेठानी जी तुम्हें मेहमान समझती है। अरे भाग्यश्री, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती हो। तुम लोग चिल करो यार, मैं भी कॉफी बनाकर लाती हूँ।
तीनों फिर से एक दूसरे को ताने मारने लगी। अनुष्का ने हार मान ली और रसोई की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरे कमरे में सास करिश्मा लेटी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी, पर उनके कान तीनों बहुओं की हर बात सुन रहे थे। ये लड़कियां कभी नहीं बदलेगी, हर एक को लगता है वही सबसे बेस्ट है। उधर कॉफी की खुशबू पूरे घर में फैल गई, पर बहुओं के बीच की खटास वैसी ही बनी रही। तभी अनुष्का कॉफी बनाकर लाई और सबने कॉफी पी। करिश्मा ने आंखें खोली, गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाई, कभी तो शांति मिले इस घर में। कुछ दिन बाद भाग्यश्री के बेटे सुमित का जन्मदिन था। पूरे परिवार ने तय किया कि इस बार घर पर नहीं बल्कि बाहर रेस्टोरेंट में ही सेलिब्रेट करेंगे। सब लोग अच्छे से तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच गए। अरे ये पेंटिंग देखो, कैसी अजीब सी लग रही है। रंगों का तो कोई मेल ही नहीं है। इससे अच्छी तो मैं बना दूं। इन लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए था। मेरी पेंटिंग यहाँ लगी होती ना तो जगह की शोभा बढ़ जाती। जेठानी जी, खुद की तारीफ छोड़िए भी, अब खाना खा लीजिए, वरना बस यही पेंटिंग पेंटिंग करती रह जाएंगी। सभी हंस पड़ते हैं, खाना खाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल बेकार सा बना है, इससे तो अच्छा मैं घर पर बना देती, और वो भी पूरे 2000 रुपये में ढेर सारे आइटम। जेठानी जी मुझे पैसे दे देती तो मैं ही बना देती। हाँ, भाग्यश्री की कढ़ाई पनीर इससे ज्यादा अच्छी होती है। माँ जी, आप भी ना झूठी तारीफें तो मत कीजिए इनकी। याद है पिछली बार कढ़ाई पनीर में कितना नमक डाला था, सबका मूड खराब हो गया था। अरे कोई बात नहीं बड़ी बहू, कभी कभार गलती हो जाती है। पर माँ जी, आप हमेशा इनकी गलतियों पर पर्दा डाल देती हैं। लो जी, मेरी जरा सी तारीफ क्या हो गई, तुम दोनों तो चिढ़ गई। मम्मी प्लीज आज मत लड़ो, आज मेरा बर्थडे है। तुम लोग एक बच्चे के सामने भी लड़ रही हो। सोचो, बच्चा ये सब देखकर बड़ा होगा तो क्या सीखेगा। बिल्कुल सही कहा बड़े भैया, जरा सी बात में इतनी बड़ी लड़ाई ठीक नहीं है। अब तीनों ये बात समझते क्यों नहीं है। तीनों बहुएं थोड़ी देर खामोश हो जाती हैं। अच्छा रहने दो, पार्टी खत्म करो और घर चलते हैं। सब लोग घर लौट आते हैं। गिफ्ट खोलने का वक्त होता है तब। अरे ये क्या, नमिता ने पेंटिंग दी है गिफ्ट में। बच्चे को कोई पेंटिंग देता है क्या? अरे बच्चे को तो कोई खिलौना या कुछ पढ़ाई का सामान देना चाहिए था। चंचल ये सुन लेती है और जाकर नमिता को बता देती है, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी ये पेंटिंग, ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। इतनी ही मेहनत की है तो अपने पास ही रख लो ना। देवर जी, इसे तो तमीज ही नहीं है बात करने की। अरे आप अपनी पत्नी को समझाइए कुछ। भाभी प्लीज आप अपने कमरे में जाइए, रात हो गई है और बच्चे का कल स्कूल भी है। मैं अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगता हूँ। और हमेशा की तरह गलती भले ही बहुओं की हो, लेकिन माफी पतियों को ही मांगनी पड़ती थी। करिश्मा मन ही मन सोचती है, मुझे ही कुछ करना होगा, वरना इन तीनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। इसके अगले दिन सुबह होते ही तीनों बहुएं तैयार हो गई और अपने अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी। शाम को तीनों बहुएं घर आई तो घर के अंदर सासू माँ अपने तीनों बेटों के साथ बैठी थी और सब धीरे धीरे बात कर रहे थे। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि बहुओं की तारीफ करूं, पर एक की तारीफ करूं तो दूसरी गुस्सा हो जाती है, दूसरी की करूं तो तीसरी नाराज हो जाती है। इसलिए लड़ाई से बचने के लिए अब मैं किसी की भी ज्यादा तारीफ ही नहीं करती। यही सबसे अच्छा तरीका है लड़ाई से बचने का। तुम लोग भी ना ज्यादा कुछ मत बोला करो, समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन माँ ये कब तक चलेगा, तीनों हर वक्त झगड़ती रहती है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। सच में निहाल भैया, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए ऑफिस से लौटकर सीधे टीवी ऑन करता हूँ, चुपचाप मूवी देखने बैठ जाता हूँ। मेरा भी यही हाल है, बहस से बचने के लिए मैं भी चुप रहता हूँ। जगत के इतना कहते ही पीछे से तीनों ताली बजाते हुए बोल, अच्छा तो ये बात है, तुम लोग मूवी देखने का बहाना बनाते हो ताकि हमारा झगड़ा सुनना ना पड़े। हम तो सोचते थे कि थक जाते हो इसलिए आराम करते हो, लेकिन आराम तो बस बहाना है। और वैसे भी ऑफिस में आप लोग कौन सा पत्थर तोड़ते हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गई हो क्या? ऑफिस में हम चुगली नहीं करते जैसे तुम लोग करती रहती हो। वहां बहुत काम होता है, कितनी टेंशन होती है, तुम लोगों को तो कोई अंदाजा भी नहीं होगा। ऊपर से जब घर आओ तो हर वक्त झगड़ा और झगड़ा, किसका दिमाग खराब नहीं होगा। तीनों बहुएं चुप हो गई और बिना जवाब दिए अपने अपने कमरे में चली गई। इसके अगले दिन सबकी छुट्टी थी। घर की कुक पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर थी। तीनों बहुओं ने सोचा कि इस बार खुद कुछ स्पेशल बनाएंगी। आज मैं पाव भाजी बनाऊंगी, सबको पसंद आएगी। और मैं बनाऊंगी पनीर टिक्का। मैं पिज्जा। तीनों रसोई में जुट गई, मेहनत से सब तैयार किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका डिश सबसे अच्छा होगा।
अरे वाह, तुम तीनों ने तो पूरा दावत का इंतजाम कर दिया। अब बताओ, पहले कौन क्या खिलाएगा? पहले मेरा पाव भाजी का स्वाद लीजिए। नहीं माँ जी, पहले मेरा पनीर टिक्का। नहीं, पहले मेरा पिज्जा। करिश्मा ने तीनों का स्वाद चखा। तीनों की निगाहें उन पर टिकी थी। मुझे तो तीनों ही बहुत अच्छे लगे, सबने मेहनत की है। नहीं माँ जी, आज साफ साफ बताना ही पड़ेगा, सबसे अच्छा किसका बना है? अरे भाई, सच कह रही हूँ, मुझे सबका ही अच्छा लगा। तभी कमरे से तीनों के पति आए। उन्होंने भी खाने का स्वाद लिया। अरे बाप रे, इसमें इतना नमक है कि खाने लायक ही नहीं है। और इसमें मसाला इतना ज्यादा है कि जीभ जल रही है। हे भगवान, ये पिज्जा, ये तो अंदर से पूरा कच्चा है। क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, इतना खराब कैसे हो सकता है? मैं तो मान ही नहीं सकती। ऐसे मत बोलो बच्चों, तीनों ने मेहनत की है। ये तीनों ऑफिस का काम करती हैं और घर का भी। इन्होंने पहली बार कुछ नया बनाने की कोशिश की है तो थोड़ी कमी रह गई, पर कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ जी, फिर भी बताइए ना, सबसे अच्छा किसका बना है? नहीं बेटा, सच में सबका ही अच्छा लगा। अरे हम बता रहे हैं, सच तो ये है कि सब खाना बहुत खराब बना है। हाँ, इतना मसालेदार खाना तो कभी खाया ही नहीं। और ये पिज्जा, उफ, पूरा आटा कच्चा है। कोई हमारी मेहनत की कदर ही नहीं करता। हाँ, तारीफ करना तो किसी को आता ही नहीं। सच में। इसके बाद घर का माहौल कुछ सामान्य ही था कि तभी ननद अपनी 13 साल की बेटी पिंकी को लेकर घर आ गई। पिंकी बड़ी ही प्यारी और होशियार बच्ची थी। उसने आते ही अपनी बनाई हुई एक खूबसूरत पेंटिंग सबको दिखाई। अरे वाह, देखिए जेठानी जी, सिर्फ 13 साल की बच्ची है और कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। आप तो कहती रहती है आप पेंटिंग में बहुत माहिर है लेकिन इसने आपसे भी अच्छी पेंटिंग बना दी। तो अरे बच्ची है, भगवान सब में कुछ न कुछ गुण डाल कर भेजते हैं। पिंकी को भी भगवान ने ये गुण दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसकी कंपैरिजन मुझसे की जाए। गुण भगवान की देन है, किसी को भी मिल सकता है। भाग्यश्री, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात को समझती नहीं हो। अरे भाग्यश्री जी, आप क्या बोल रही हैं? आपसे अच्छी ड्रेस तो बगल वाली कुमकुम बना लेती है, दिन भर घर का सारा काम करती है, वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन आपसे अच्छी ड्रेस डिजाइन कर लेती है। और हम बड़ी जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, किसी की कंपैरिजन कभी नहीं करनी चाहिए। क्या तुम मेरी कंपैरिजन उस गवार कुमकुम से कर रही हो? सबसे बड़ा कंपैरिजन तो तुमने किया और यहाँ पर बातें बना रही हो। तो क्या, बात तो सच है ना। आप खुद को डिजाइनर मानती हो, हमेशा टैलेंटेड होने का दावा करती रहती हो, लेकिन वो देखो कुमकुम, दिन भर घर का काम संभालती है, रात को ड्रेस बनाती है। मैंने तो सुना है कुछ महीने में वो लोग अपना शोरूम भी खोलने वाले हैं, जहाँ सिर्फ उसकी बनाई हुई ड्रेसेस बिकेंगी। तो क्या इसमें क्या बड़ा काम हो गया चंचल? मैं भी तो जॉब करती हूँ और तुमको देखा है। तुम्हें क्या आता है? बस थोड़ा सा किताबों का ज्ञान है और कुछ नहीं। हाँ तो क्या हुआ, वही ज्ञान आज मेरे काम आता है। आप दोनों से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और आप दोनों से 5,000 रुपए ज्यादा भी कमाती हूँ, ये मत भूलना। तो छोटी देवरानी जी, अगर आप हमसे 5,000 ज्यादा कमा लेती हो तो कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ लेती हो? सारी तनख्वाह तो 23 दिन में खत्म कर देती हो। ये आपसे किसने कह दिया बड़ी जेठानी जी? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, पिछले महीने देवर जी आए थे इनके पास 7,000 रुपए मांगने। कह रहे थे उनकी तनख्वाह तो 23 दिन में ही खत्म हो गई और उनकी पत्नी यहाँ हमारे सामने डिंगे मार रही है, वो भी 5,000 रुपए की। तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत परेशानी किसी के भी साथ हो सकती है। थोड़ा किताबों का ज्ञान हो जाने से और डिग्री लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। भले ही सासू माँ खुलकर किसी को अपना फेवरेट ना बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम दोनों से अच्छी मैं ही हूँ। सासू माँ मुझे पसंद करती है, हाँ डर के मारे कहती नहीं बस। इतना सुनते ही बाकी दोनों बहुएं आग बबूला हो गई और एक बार फिर से तीनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। पिंकी तो मम्मी के पास चली गई, तभी इनकी सास अंदर आई, जिन्होंने पूरी बहस सुनी और इस बार गुस्से से फूट पड़ी। बस करो तुम तीनों, क्या हो गया तुम सबको? हर बार छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती हो। एक बच्चे के सामने बच्चों की तरह लड़ रही हो तुम तीनों। तुम लोग भूल गई हो कि तुम सब इस घर की बड़ी बहुएं हो। आने वाली पीढ़ी तुम्हें देखकर सीखेगी। याद रखो, गुण भगवान की देन है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तुलना ही करनी है तो खुद से करो और कल से बेहतर बनने की कोशिश करो, नहीं तो एक दिन ये लड़ाई झगड़े तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर करिश्मा वहां से चली गई। तीनों बहुएं एक दूसरे को घूरती रही, लेकिन कोई कुछ ना बोल पाई।
तब आज तीनों ने ठान लिया कि अब झगड़ा नहीं करेंगे और शांति से रहेंगे। इसलिए कुछ दिनों तक तो घर का माहौल बदल गया था। कोई बहस नहीं, कोई तू मैं नहीं होती थी। सब अपने अपने काम में लगे रहते और माहौल बिल्कुल सुकून भरा दिखाई देता। लेकिन बहुओं का मन तो अपनी सासू माँ करिश्मा को इम्प्रेस करने का ही सोच रहा था। माँ जी, मैंने आपकी ड्राइंग रूम की दीवार पर नई पेंटिंग बनाई है, देखिए ना कितनी मॉडर्न स्टाइल में है। वाह नमिता, सच कहूं तो तुमने तो कमरे की रौनक ही बदल दी। इधर भाग्यश्री भी पीछे नहीं रहने वाली थी। थोड़ी देर बाद, माँ जी आप रोज साड़ी पहनती है, आप इतनी लंबी है, सुंदर है, मैं आपके लिए ना गाउन और मॉडर्न ड्रेस सिल देती हूँ, एक बार पहनकर देखिए तो सही, सब कहेंगे आप कितनी स्टाइलिश लग रही हैं। अच्छा ठीक है बेटा। तभी घर की सबसे छोटी बहू चंचल आई, किताब हाथ में पकड़ाकर बोली, माँ जी आपकी हेल्थ पर मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके घुटनों में दर्द बढ़ रहा है ना, इसलिए आप ये किताब पढ़िए। इसमें बहुत आसान एक्सरसाइज है और ढेर सारे हेल्थ टिप्स दिए गए हैं, आपको बहुत फायदा होगा। करिश्मा ने सिर हिलाया। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करिश्मा का मन बार बार भाग्यश्री की तरफ खींच। जब भी वो नया ब्लाउज या ड्रेस लाकर देती, करिश्मा खुश हो जाती, जैसे कि उसे पुराने दिन याद आ रहे हो। देख रही हो देवरानी जी, माँ जी तो भाग्यश्री की तरफ झुकती जा रही हैं। हाँ, और ये बात अब बर्दाश्त नहीं होगी। जलन दोनों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए दोनों जल्दी से सासू माँ के कमरे में जाती है। माँ जी साफ साफ बता दीजिए, आपकी बेस्ट बहू कौन है, ताकि हम अंदर ही अंदर जलना बंद कर दें। अरे तुम लोग बच्चों जैसी हरकत क्यों करती हो? है? ये क्या हर वक्त कौन बेस्ट है कौन नहीं, ये कोई खेल चल रहा है क्या? नहीं माँ जी, अब की बार आपको बताना ही पड़ेगा, वरना हम सब ऐसे ही मन सोचते रहेंगे और टेंशन लेते रहेंगे। करिश्मा ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ में आ गया कि मामला अब और बिगड़ने वाला है। तभी वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तभी इन तीनों को उनके बॉस का एक एक करके कॉल आता है और सास ये देखती है कि ये लोग अपने बॉस से कितना डरती हैं। बस यही सही मौका है। देखो मैंने एक फैसला लिया है, तुम तीनों के बॉस को मैं घर बुलाऊंगी। वो बहुत इंटेलिजेंट और अवार्ड विनर महिला है ना, इसलिए अगर इस वक्त कोई ये तय कर सकती है कि तुम में से सबसे अच्छी और बेस्ट कौन है, तो वही कर सकती है। ऊपर से वो कोई पक्षपात भी नहीं करेंगी। क्या हमारी बॉस? क्या हमारी बॉस? क्या हमारी बॉस? हाँ, रविवार को सुबह ही वो घर आ जाएंगी और तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करना है। जिस तरीके से चाहो करो, लेकिन हाँ लास्ट में तुम सबका असली टास्क खाना बनाना होगा। तीनों हैरान रह गई, क्योंकि खाना बनाने में तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन अब तो चुनौती स्वीकार करनी ही थी। तो नमिता तुम बनाओ मुगलाई रोटी, भाग्यश्री तुम नान बनाओगी और छोटी बहू चंचल तुम पराठा बनाओगी। माँ जी ये तो बहुत मुश्किल है। अरे बेटा ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, है? अच्छा, तुम तीनों को ऑल द बेस्ट। जो भी करना है पूरी मेहनत से करना, दिल से करना। तो रविवार आ गया, घर में तैयारियां होने लगी। बॉस आ गई जो स्मार्ट, स्ट्रिक्ट और बहुत ही गंभीर स्वभाव की थी। मैम ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ये आपकी तस्वीर है, आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। इसे मैंने सिर्फ 23 घंटे में कंप्लीट किया है। रात भर जागना पड़ा था मैम मुझे। और ये ड्रेस मैंने खास आपके लिए बनाई है, साथ में ये दुपट्टा भी, जिस पर मैंने पूरी रात बैठकर हाथ से कढ़ाई की है। और ये किताब मैम, ये स्पेस और एस्ट्रोनॉट्स पर है। मुझे पता चला कि आपको ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। नमिता, माना कि तुमने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है, पेंटिंग को बनाने में बहुत मेहनत भी की है, लेकिन तुमने यहाँ पर थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की और मुझे बताया कि तुम इसके लिए पूरी रात जगी हो, विच इज नॉट गुड। और तुम भाग्यश्री, तुम इतनी बड़ी कॉपी कैट हो कि तुम अपनी जेठानी की पूरी लाइन कॉपी कर ली और बोला तुमने पूरी रात बैठकर ये दुपट्टे में कढ़ाई की है। माना कि तुमने किया है, मेहनत की है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी मेहनत के बारे में अपने मुंह से कभी नहीं बोलना चाहिए। एंड चंचल, वेरी इम्प्रेसिव, तुमने मेरे इंटरेस्ट पर ध्यान दिया। दोनों बहुओं को लगा कि चंचल कंपटीशन जीत जाएगी, लेकिन अभी तो एक और कंपटीशन बाकी था, इसलिए कुछ देर बाद सब टेबल पर बैठ गए। अब असली टेस्ट शुरू हुआ। तीनों बहुएं नर्वस होकर रोटियां लेकर आई। मुगलई रोटी तैयार है। ये लीजिए नान रोटी मैम। और ये रहा पराठा। बॉस ने पहले नमिता की मुगलई रोटी खाई, फिर भाग्यश्री की नान रोटी, फिर चंचल का पराठा।
इस दौरान इन तीनों की निगाहें सिर्फ अपने बॉस के चेहरे पर टिकी रही। तो बताइए, किसकी कुकिंग सबसे अच्छी लगी? सच कहूँ तो तुम तीनों का खाना बिल्कुल ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। मानती हो कि तुम लोग ऑफिस वर्क में बेहद टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, लेकिन खाना बनाना तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी बेस्ट नहीं कह सकती। तुम तीनों बराबर ही हो और तुलना करना सही नहीं है। तीनों बहुओं के चेहरे उतर गए, जोश ठंडा पड़ गया। अरे इतनी मेहनत की और आखिर में ये रिजल्ट मिला। सच में हम तीनों कोई तोप नहीं है। हाँ जेठानी जी, सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में हमारी ही हालत खराब होगी ऊपर से। सच कह रही हूँ, मैं भी थक गई हूँ। सास करिश्मा चुपचाप सब देख रही थी। उन्होंने सोचा शायद यही सबक इन तीनों को चाहिए था।